हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा एक सामाजिक दार्शनिक अधिक थे। उन्होंने जीवन भर साधारण जनता के कल्याण के लिए अपना संघर्ष किया। उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार को सभी समस्याओं की जड़ माना और समय समय पर राजनीति में सुधारों के बारे में अपने मूल्यवान सुझाव दिए ताकि राजनीति में नैतिक साधनों का उचित प्रयोग किया जा सके। उन्होंने व्यवहारिक समस्याओं के अनुरूप ही राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करके भारतीय चिंतन के इतिहास में अपना अमूल्य योगदान दिया। उनके जो प्रमुख राजनीतिक विचार हैं वो निम्नलिखित है। तो जयप्रकाश नारायण क्या थे? राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा क्या थे? सामाजिक दार्शनिक अधिक थे। उन्होंने भ्रष्टाचार को क्या माना? जो पॉलिटिकल करप्शन है उसको सभी समस्याओं की क्या माना? रूट या जड़ माना है। उन्होंने समय समय पर राजनीति में सुधारों के बारे में अपने मूल्यवान सुधार दिए ताकि क्या राजनीति में नैतिक साधनों का प्रयोग उचित प्रयोग किया जा सके। उनके जो राजनीतिक सिद्धांत थे, राजनीतिक विचार थे, वो निम्नलिखित थे। फर्स्ट थे समाजवाद की अवधारणा। अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान जयप्रकाश नारायण ने लेनिन तथा मार्क्स के साम्यवादी साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने 1936 में वाई सोशलिज्म पुस्तक की रचना की। समाजवाद की जो पुस्तक थी उसकी रचना की उन्होंने। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने समाजवाद की भारतीय संदर्भ में व्याख्या की और भारत में इसकी उपयोगिता पर बल दिया। उन्होंने समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका मानना था कि आर्थिक असमानता और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व ही सब समस्याओं की जड़ है। यदि ये साधन प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध करा दिए जाएं तो वर्तमान आर्थिक जो विषमताएं हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने समाजवादी समाज की स्थापना पर अपनी पुस्तक वाई सोशलिज्म में विस्तारपूर्ण वर्णन किया है और उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में उन उपायों का सुझाव दिया जिनसे उत्पादन के साधनों का पुनः वितरण कर आर्थिक समानता स्थापित की जा सके। उनका विचार था कि उद्योगों के राष्ट्रीयकरण मात्र से ही समाजवाद की स्थापना संभव नहीं है। इससे नौकरशाही के हाथ मजबूत होते हैं तथा केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसी तरह बड़े स्तर के उद्योगों की आर्थिक विषमता को बढ़ावा देते हैं, कम नहीं करते। इसलिए उन्होंने विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया और छोटे छोटे उद्योगों की आर्थिक विषमता को दूर करने में सहायक बताया। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी समाजवाद अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि भूमि का स्वामित्व जोतने वालों के हाथ में हो, जमींदारी प्रथा समाप्त की जाए और सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त सहकारी ऋण तथा बाजार व्यवस्था आदि के माध्यम से किसानों को साहूकारों व व्यापारियों के शोषण से मुक्त किया जाए। इस तरह उन्होंने कृषि तथा उद्योग दोनों में ही उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया। तो उनका ये मानना था कि जो समाजवाद का कि सबको साधन मुहैया कराए जाए और जिससे क्या बड़े बड़े उद्योगों के स्थान पर क्या छोटे छोटे जो उद्योग हैं, चाहे कृषि में भी स्वामित्व सबके हाथों में होना चाहिए। इसका उन्होंने समर्थन किया ताकि क्या व्यापार किसानों को किससे साहूकारों और व्यापारियों से मुक्ति मिल सके, वो उनका शोषण कर पाए साहूकार और व्यापारी। दूसरा था उनका सर्वोदय संबंधी विचार। जयप्रकाश नारायण की भी महात्मा गांधी और विनोबा भावे की तरह सर्वोदय के चरण लक्ष्य में विश्वास करते थे। सर्वोदय से उनका अभिप्राय सभी लोगों के जीवन के सभी क्षेत्रों में कल्याण से था। जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि सर्वोदय योजना कोई भावुकता प्रधान योजना न होकर सामाजिक क्रांति का एक सुझाव है। मूल रूप से सर्वोदय सोशलिस्ट पार्टी के 80% कार्यक्रमों से लिए हुए हैं। साथ साथ वर्ग विहीन एवं जाति विहीन समाजवाद का आदर्श भी सर्वोदय की धारणा में शामिल है। जैसे जैसे जयप्रकाश नारायण गांधीवाद की तरफ झुकते हैं वैसे वैसे उनकी समाजवादी आस्थाएं सर्वोदय समाज की ओर झुकती चली गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मानना था कि शांतिपूर्वक व नैतिक साधनों द्वारा देश में सामाजिक व आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है। इसलिए उन्होंने लोगों को भूदान, ग्रामदान व संपत्ति दान के लिए प्रेरित किया। उनका ध्येय सर्वोदय समाज की स्थापना करना था। उन्होंने सर्वोदय की सफलता के लिए
उन्होंने नैतिक साधनों पर जोर दिया। देन हो गया राष्ट्रवाद संबंधी विचार। जयप्रकाश नारायण सच्चे देशभक्त थे। उन्हें भारत की पराधीनता को दूर करने की बहुत अधिक चिंता थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रवाद के महत्व को प्रतिपादित किया। उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना क्या है, जो सामाजिक और जो आर्थिक कल्याण की योजनाओं का कोई महत्व नहीं है। वे एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे और कई बार जेल गए। उन्होंने राष्ट्रवाद के महत्व के बारे में कहा है कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा, तब तक देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर अधिकार करने के बाद ही एक सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता का उदय हुआ, लेकिन यह राष्ट्रीय एकता ऊपर से थोपी हुई है। इसके द्वारा राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जब तक सारी जनता एकजुट नहीं होगी, तब तक राष्ट्रीयता का विकास नहीं हो सकता है। तो उनका ये मानना था, जो उनकी राष्ट्रवाद संबंधी विचारधारा थी, उनका ये मानना था कि सामाजिक और जो आर्थिक कल्याण की योजनाओं का तब तक कोई महत्व नहीं है, जब तक क्या हमें राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रवाद है वो क्या सब लोगों उनका ये मानना था कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा, तब तक क्या नहीं हो सकता है, देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया। यह दृष्टिकोण राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे की धार्मिक भावना का आदर करना चाहिए। धार्मिक अंधविश्वासों व कुरीतियों को दूर रहना चाहिए। जो धार्मिक अंधविश्वास हैं, जो धार्मिक कुरीतियाँ हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। धर्म के प्रति विवेकपूर्ण मानवीय तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब हो गया उनका जो आधुनिक लोकतंत्र की अवधारणा है जयप्रकाश नारायण की, वो चौथा जो राजनीति विचार है उनका। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि आधुनिक युग में संसदीय लोकतंत्र का युग है ये। इस लोकतंत्र में संविधान, दलों और चुनावों का बहुत महत्व है। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें किसका संविधान हो गया, दल हो गया, चुनावों का बहुत महत्व है। लेकिन ये बातें तब तक अर्थहीन हैं जब तक कि जनता में नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक गुणों का विकास न हो जाए। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को दल विहीन लोकतंत्र बनाने पर जोर दिया। उन्होंने लोकतंत्र की चुनाव प्रणाली को अस्वीकार किया। उनका मानना है कि हर चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर मतों का बंटवारा हो जाता है। साधारण बहुमत वाला उम्मीदवार बहुमत का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। अल्पमत के आधार पर बनी सरकार कभी भी लोकतंत्रीय सरकार नहीं बन सकती है। इस तरह संसदीय लोकतंत्र का आधार बड़ा ही संकुचित होता है। इसी तरह संसदीय लोकतंत्र में दलों की भूमिका भी नकारात्मक होती है। वे जनता से झूठे वायदे करके वोट बटोरते हैं, बाद में राजनीतिक सत्ता पर काबिज होकर संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करते हैं। उन्होंने सार्वजनिक हितों से कोई सरोकार नहीं होता है। उनका सार्वजनिक हितों से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता है। जयप्रकाश नारायण ने लिखा है कि राजनीतिक दलीय प्रणाली में जनता की स्थिति उन भेड़ों की तरह होती है जो निश्चित अवधि के पश्चात अपने ग्वालों को चुन लेती है। ऐसी लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में मैं उस स्वतंत्रता के दर्शन नहीं कर पाता जिसके लिए मैंने तथा जनता ने संघर्ष किया था। आधुनिक राजनीतिक दल जो वास्तव में राजनीतिकों का एक छोटा सा शक्तिशाली समूह है जो जनता के नाम पर शासन करता है। इसके कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता का ह्रास होता है। इसलिए आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका एक अभिशाप है। ये दल समाज के नैतिक पतन का मुख्य कारण है। ये लोगों को राजनीतिक जो शिक्षा देने के बजाय क्या करते हैं, अनैतिक साधनों का प्रसार करते हैं और जनता को पथभ्रष्ट करते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए राजनीतिक दल ही उत्तरदायी हैं। ये राष्ट्रीय हितों का बलिदान देने से भी नहीं चूकते। ये धन, संगठन और भ्रामक प्रसार के माध्यम से वोट बटोरते हैं और सार्वजनिक हितों की आड़ में अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। इस तरह जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक दलों में प्रजातंत्र की नकारात्मक भूमिका पर व्यापक प्रकाश डाला है। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र की चुनाव पद्धति की भी आलोचना की है। उन्होंने इस पद्धति को बहुत खर्चीली पद्धति मानकर लोकतंत्र को दल विहीन बनाने पर जोर दिया।
अब हो गया उनका दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा। लोकनायक ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना को अपनी दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का आधार बनाया। उनका विचार था कि आधुनिक लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था इतनी प्रभावी हो गई है कि लोकतंत्र दलतंत्र बन गया है। यह दलतंत्र राजनीतिक भ्रष्टाचार को फैलाता है और लोगों में फूट डालता है। इसकी औचित्यता शक्तिपूर्ण साधनों में है। यह अनैतिक साधनों का प्रयोग करके जनतंत्र के वास्तविक अर्थों को दूषित कर रहा है। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया ताकि दलों की गैर जिम्मेदाराना भूमिका पर अंकुश लग सके। दल विहीन प्रजातंत्र को लागू करने के बारे में जयप्रकाश नारायण ने 4 सुझाव दिए हैं। फर्स्ट हो गया, सबसे पहले लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को समाप्त किया जाए। चुनाव प्रणाली समाप्त करके जनता द्वारा ग्राम स्तर से केंद्रीय स्तर तक उम्मीदवारों का प्रत्यक्ष चुनाव किया जाए। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा के 2 सदस्य निर्वाचित करके उस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता परिषद के पास भेजें। इसके बाद मतदाता परिषद की खुली बैठक में राज्य विधानपालिका या केंद्रीय संसद के लिए उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित तथा समर्थित किए जाएं। इसके बाद में सबकी राय एक बनाने का प्रयास किया जाए। यदि आम राय न बन जाए तो 30% से अधिक मत प्राप्त व्यक्ति को संसद या विधान परिषद घोषित कर दिया जाए। व्यक्ति को संसद या विधान परिषद का सदस्य घोषित कर दिया जाए। सदस्य यहाँ पे दलगत राजनीति से मुक्त सर्वोदय की स्थापना की जाए। सभी दलों को सर्वोदय के कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाए ताकि दलगत भावना का अंत हो। चौथा हो गया, निर्वाचन होने के बाद सभी उम्मीदवारों को अपने दल से नाता तोड़ लेना चाहिए ताकि वो स्वतंत्र आत्मा की आवाज़ द्वारा मताधिकार का प्रयोग कर सके और दल के कठोर सिद्धांतों से मुक्ति पा सके। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अपना व्यवहारिक कार्यक्रम सुझाए। इससे उनकी राजनीति के प्रति गहरी और दूरदर्शी सोच का पता चलता है। उनका यह कथन सत्य है कि राजनीतिक दल ही सभी तरह की राजनीतिक समस्याओं की जड़ है। अब हो गया उनके राज्य संबंधी विचार के बारे में। जयप्रकाश नारायण भी गांधीवाद तथा मार्क्सवादी विचारधारा की तरह ही क्या राज्य को एक आत्मा रहित मशीन मानते थे। वो एक ऐसा तंत्र है राज्य जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाता है। इसलिए उन्होंने क्या राज्य को कम शक्तियां देने की बात कही है। उन्होंने कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट है की धारणा को भी क्या नौकरशाही हितों का पोषक बताया है। उनका कहना है कि कल्याणकारी राज्य के नाम पर नौकरशाही जनता के कल्याणों की योजनाओं का अधिकतम हिस्सा डकार जाती है। उन्होंने मार्क्स के राज्य के लुप्त होने के विचार का खंडन किया। इसलिए उनका अस्तित्व रहना नितांत आवश्यक है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर विचार। जयप्रकाश नारायण ने केंद्रीकरण की क्या की जो सेंट्रलाइजेशन उनकी खुली आलोचना की। उन्होंने राजनीतिक व आर्थिक दोनों क्षेत्रों में केंद्रीकरण को गलत बताया है। राजनीतिक शक्ति के किसी भी एक या गिने चुने लोगों के पास एकत्रित हो जाने से क्या जनता के हितों की अनदेखी होती है। नौकरशाही का व्यवहार ठाकुरों जैसा हो जाता है। इसी तरह उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण होने पर भी पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। इसलिए उन्होंने राजनीतिक सत्ता व आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया है। तो उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पर जोर दिया, चाहे पॉलिटिकली हो गया चाहे इकोनॉमिकली। उन्होंने कहा कि अगर पॉलिटिकली सेंट्रलाइजेशन मतलब एक केंद्रीकरण होगा तो उसमें क्या होगा कि पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा और कुछ ही व्यक्ति के हाथों में क्या पावर नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि राजनीतिक सत्ता जनता के पास होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार देने से सत्ता का केंद्रीकरण रुक जाएगा और जनता स्वयं अपनी शासक होगी। उनका विश्वास यह था कि विकेंद्रीकरण स्वराज को सच्चे अर्थों में प्राप्त कर सकेगा। उनका यह विश्वास था कि यह विकेंद्रीकरण क्या स्वराज को सच्चे अर्थों में प्राप्त कर सकेगा। इसी तरह उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण का खुला समर्थन किया है। उन्होंने बड़े पैमानों की बजाय जो छोटे कुटीर उद्योग हैं उनकी स्थापना पर बल दिया है। इस तरह जयप्रकाश नारायण ने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। अध्ययन हो गया पंचायती राज संबंधी उनके विचार।
जयप्रकाश नारायण की विकेंद्रीकरण की अवधारणा का सीधा लक्ष्य पंचायती राज की स्थापना करना था। उन्होंने राजनीतिक विकेंद्रीकरण को व्यावहारिक रूप देने के लिए स्थानीय संस्थाओं को अधिक शक्तियां प्रदान करने पर बल दिया। उनका मानना था कि भारत को आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं का हल केवल पंचायती राज से संभव है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के में सभी वयस्क मिलकर अपनी कार्यपालिका का निर्माण करेंगे और ग्राम सभा के ऊपर एक ब्लॉक समिति होगी जो कई गांवों को मिलकर बनाई जाएगी। सबसे ऊपर जिला परिषद होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ बाधाएं आएंगी। उन्हें शिक्षा के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाएंगे। ग्राम पंचायतों की नौकरशाही पर नियंत्रण रखने का अधिकार होगा। आर्थिक क्षेत्र में भी पंचायतें स्वावलंबी होंगी। इस तरह पंचायती राज संस्थाएं देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देंगी। तो ये हो गया जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार, चाहे समाजवाद, चाहे स्वराज, सर्वोदय, चाहे उनका केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण पर जो उनके विचार हैं उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।